वंदे भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव किब्यूतू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का किया शुभारंभ। स्वर्ण जयंती सीमा प्रकाश कार्यक्रम के तहत निर्मित अरुणाचल प्रदेश की 9 माइक्रो हाइड्रिल परियोजनाओं का भी किया उद्घाटन। कहा कि वाइब्रेंट विलेज के तहत गांव में बसे हर व्यक्ति की सुविधाओं की चिंता करेगी भारत सरकार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को लेह का किया दौरा। कहा कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद बदला है लद्दाख। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि सीमाओं के गांव हमारे लिए आखिरी गांव नहीं बल्कि पहले गांव हैं, जहां पहुंचना चाहिए सभी सुविधाएं। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को मुआवजा देने के लिए 177.8 करोड़ रुपए किए जारी। औरंगाबाद को 84.75 करोड़, नासिक को 63.09 करोड़ और अमरावती को 24.57 करोड़ किए जारी। मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने किसानों से की मुलाकात। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने लिया हिस्सा। कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रतिबद्ध। जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर युवाओं को सक्रिय तरीके से शामिल करने पर दिया जोर। और अब समाचार विस्तार से। देश के सीमावर्ती गांव को और मजबूत बनाने की दिशा में मोदी सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया था। अरुणाचल प्रदेश दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव किब्यूथू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया। साथ ही स्वर्ण जयंती सीमा प्रकाश कार्यक्रम के तहत निर्मित अरुणाचल प्रदेश के 9 माइक्रो हाइड्रल परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर अमित शाह ने दुश्मनों को सीधा ललकारा और कहा कि जमीन हथियाने का जमाना अब गया। आज सुई की नाके जितना जमीन भी कोई नहीं ले सकता। अरुणाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव किब्यूथू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पहचान किए गए सीमावर्ती गांव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए मदद करेगा और उन्हें अपने मूल स्थानों पर रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे इन गांवों में पलायन रुक सके और सीमा की सुरक्षा बढ़ाने में भी मदद मिल सके। अमित शाह ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए आज महत्वपूर्ण दिन है, जिसकी कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती गांवों में रोजगार और विकास सुनिश्चित करने के लिए पलायन रोकने के लिए की। हर गांव में बसे हुए, हमारे वाइब्रेंट विलेज में बसे हुए हर व्यक्ति की सुविधाओं की चिंता भारत सरकार करेगी, अरुणाचल सरकार करेगी। विभिन्न योजनाएं जो है, चाहे बैंक अकाउंट खोलना है, चाहे बैंक पहुंचानी है, चाहे बिजली पहुंचानी है, चाहे शौचालय पहुंचाना है, चाहे घर के अंदर गैस पहुंचाना है, चाहे रोजगारी देनी है, इस सभी योजनाओं में 100% पूर्तता ये 3 साल के अंदर हम वाइब्रेंट विलेज के अंदर कर देंगे। इसका मतलब ये सीमावर्ती गांव में एक भी घर ऐसा नहीं रहेगा जहां जल नल से नहीं पहुंचेगा, जहां बिजली नहीं होगी, जहां गैस का सिलेंडर नहीं होगा और जहां पर रोजगारी के लिए अनेक प्रकार के नए कार्यक्रम शुरू नहीं किए होंगे। शाह ने कहा कि पहले इन गांवों में वीरानी होती जा रही थी, लेकिन मोदी सरकार की योजनाओं से ये गांव अब आबाद हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार दूरियां कम करने का काम कर रही है। शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों को वाइब्रेंट विलेज में रात रुकने का कार्यक्रम बनाने को कहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 2014 से पहले पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को अशांत क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, लेकिन पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी की लुक ईस्ट नीति के कारण अब पूर्वोत्तर एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जो देश के विकास में योगदान दे रहा है। 2014 के पहले एक समस्या युक्त, समस्याग्रस्त क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, मगर 9 साल के अंदर ही मोदी जिनकी लुक ईस्ट पॉलिसी के कारण नॉर्थ ईस्ट अब समस्या युक्त क्षेत्र नहीं माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट देश के विकास में कंट्रीब्यूट करने वाले क्षेत्र के रूप में पूरा देश आज नॉर्थ ईस्ट को जान रहा है। और इसका मेन कारण है, एक जमाने में दिल्ली में बैठे हुए नेताओं की आलस के कारण, गलत दृष्टिकोण के कारण एक क्षेत्र विवादित था, उग्रवादी से ग्रस्त था और यहां पर शांति नहीं थी, विकास नहीं थी, कनेक्टिविटी नहीं थी। आज विवाद समाप्त हो रहे हैं, उग्रवाद समाप्त हो रहा है और विकास और शांति के नए युग की शुरुआत हो। अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के लोगों की देशभक्ति की तारीफ की और कहा कि उनकी वजह से ही कोई हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। उन्होंने सुरक्षा बलों की सराहना की और कहा कि आज उनकी वजह से सीमाएं सुरक्षित हैं। अरुणाचल का प्रदेश हो, लद्दाख का प्रदेश हो, कश्मीर हो या कोई भी प्रदेश हो, हम निश्चिंत होकर देश के मध्य भाग में, देश के उत्तरी भाग में सो रहे हैं। इसका कारण हमारे हिमवीर आईटीबीपी के जवान और हमारी थल सेना का पराक्रम और उनका त्याग और बलिदान है। उन्हीं के कारण कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आज 100 की सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहां पर उपस्थित है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कीबुतु में स्वर्ण जयंती सीमा प्रकाश कार्यक्रम के तहत अरुणाचल प्रदेश सरकार के 9 माइक्रो हाइडल परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। ये बिजली परियोजनाएं सीमावर्ती गांव में रहने वाले लोगों के सशक्तिकरण में मदद करेंगी। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में लिकाबाली, छपरा में बिहार, केरल में नूराडन और विशाखापट्टनम में बुनियादी ढांचे के सशक्त करने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस की परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 से 25-26 के बीच सड़क संपर्क के लिए खास तौर पर 2500 करोड़ रुपए सहित कुल 4800 करोड़ रुपए के केंद्रीय योगदान के साथ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को अपनी मंजूरी दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को भाजपा कार्यालय लेह में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद से यहां का परिदृश्य बदला हुआ दिखाई दे रहा है। मोदी सरकार ने पिछले वर्षों में देश भर में बहुत अच्छे कार्यक्रम एवं योजनाओं को लागू किया है ताकि आम आदमी का जीवन स्तर ऊंचा उठे, खेती किसानी फायदे में आए, व्यापार उद्योग बढ़े, विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े तथा दूर दराज के क्षेत्रों में भी अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं सभी को मुहैया हों। तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि सीमाओं के गांव हमारे लिए आखिरी गांव नहीं बल्कि पहले गांव हैं जहां सभी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने पिछले महीने मार्च में हुई बेमौसम की बारिश से किसानों के फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा देने के लिए सोमवार को 177.8 करोड़ रुपए जारी किए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इससे पहले अधिकारियों को फसलों को हुए नुकसान के संबंध में किसानों के दावों पर विचार करने का वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार के मुताबिक औरंगाबाद राजस्व डिवीजन के आयुक्त को 84.75 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई, जबकि नासिक डिवीजन को 63.09 करोड़, अमरावती को 24.57 करोड़ और पुणे को 5.37 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अलग अलग जिलों में बेमौसम बारिश के कारण नुकसान हुए किसानों से मिले।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। यादव ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने के मामले में न केवल घरेलू मोर्चे पर अग्रणी है, बल्कि वह अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन, आपदा संबंधी सुदृढ़ अवसंरचना के लिए गठबंधन और लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों की शुरुआत करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उदाहरण स्थापित कर रहा है। यादव ने केंद्रीय बजट 2023-24 में हरित विकास पर ध्यान देने के साथ साथ जलवायु से संबंधित भारत की विभिन्न पहलों को रेखांकित किया। उन्होंने इस सम्मेलन में ग्रीन क्लाइमेट फंड की टीम की उपस्थिति के लिए उनकी सराहना की और सभी प्रतिभागियों से GCF के कामकाज के बारे में गहरी समझ विकसित करने और जलवायु से संबंधित ठोस परियोजनाओं को विकसित करने का अनुरोध किया। उन्होंने टिकाऊ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर युवाओं को सकारात्मक एवं सक्रिय तरीके से शामिल करने के महत्व पर भी जोर दिया। गुजरात में पाई जाने वाली गिर नस्ल की गाय अब और उन्नत होकर ब्राजील से भारत आ रही है। ये जानकारी अमरेली के IVRI के कार्यक्रम में आए केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने दी। उन्होंने बताया है कि बरेली में BL एग्रो इंडस्ट्रीज की लैब में इस नस्ल को विकसित करने की बात चल रही है। रुपाला ने बताया है कि 1952 में भारत की गिर नस्ल की गाय को ब्राजील ले जाया गया था और वहां पर वैज्ञानिक तरीके से कई चरणों में गाय की बेहद उत्तम नस्ल तैयार की गई है, जो हर दिन 50 लीटर के आसपास दूध देती है। उन्होंने बताया है कि हमारी पहली गिर गाय ब्राजील के जिस परिवार में गई थी, वहां BL एग्रो के एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए हुए हैं। पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि ब्राजील का ये परिवार अब भारत को उन्नत नस्ल की गिर गाय बतौर उपहार देना चाहता है और इसके लिए वो लोग BL एग्रो के साथ एम्ब्रियो बनाने का काम शुरू करना चाहते हैं, जिसमें IVRI की भूमिका भी अहम होगी। देश में इस नस्ल के विकसित होने के बाद यहाँ दूध का उत्पादन करीब 3 गुना तक बढ़ जाएगा। ब्राजील का एक डेलीगेशन अमरेली जिला की मुलाकात पे आए हुए थे। मैं जब ब्राजील गया था एज आ मिनिस्टर एनिमल हस्बेंड्री, उस समय वहाँ के संस्थानों के साथ, सरकार के साथ, वहाँ के बिजनेसमैनों के साथ हमारा कुछ वार्तालाप हुआ था। ब्राज़ील एक ऐसा देश है, विश्व में अकेला एक देश है, ऐसा भी मैं कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, जिन्होंने हमारे देश की जो इंडिजिनस गायें हैं, भारतीय मूल की जो गायें हैं, उनको वहाँ ले जाकर उस पर वैज्ञानिक प्रक्रियाएं करके बहुत ही अच्छी नस्लें तैयार करने का काम किया। वो लोग मानते हैं कि ब्राज़ील के अर्थतंत्र को भारतीय गौ माता के आशीर्वाद मिले हैं, इसके कारण वो देश प्रगति कर रहा है। ऐसी शुभ भावना के साथ अब वो अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी जो ब्रीड इम्प्रूवमेंट की प्रक्रिया वहाँ हो गई है, उनका बेनिफिट भारत को वापस देने के लिए तैयार है और इनके लिए वो देश में हमारे एंटरप्रेन्योर के साथ मिलकर, हमारी सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। और छत्तीसगढ़ में भी होगी रबर की खेती। अब केरल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी होगी रबर की खेती और छत्तीसगढ़ में किसानों को ज्यादा मुनाफा देने वाले रबर के पेड़ों की खेती की जा सकेगी। रबर अनुसंधान संस्थान कोट्टयम बस्तर क्षेत्र में रबर की खेती के लिए ये काम किया जा रहा है। कृषि अनुसंधान केंद्र बस्तर में 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रबर की प्रायोगिक खेती करने जा रहा है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर और रबर अनुसंधान संस्थान कोट्टयम के माध्यम से ये समझौता हुआ है। रबर इंस्टीट्यूट कृषि अनुसंधान केंद्र पौध सामग्री, खाद्य उर्वरक, दवाएं कराएगा उपलब्ध। 7 वर्षों के लिए मजदूरी पर होने वाला व्यय भी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को कराएगा उपलब्ध। रबर की खेती के लिए आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन और रबर निकालने की तकनीक भी कराएगा उपलब्ध।
पौध प्रबंधन का कार्य रबर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा है कि रबर एक अधिक लाभ देने वाली फसल है। भारत में केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी राज्यों में रबर की खेती ने किसानों को संपन्न बनाया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की मिट्टी, आबोहवा, भू पारिस्थितिकी रबर की खेती के लिए उपयुक्त है और प्रायोगिक तौर पर 1 हेक्टेयर क्षेत्र में रबर के पौधों का किया जा रहा है रोपण। रबर की खेती को मिलेगी सफलता और किसानों की बढ़ेगी आमदनी। आगे बढ़ते हैं, जहां लाडली बहन योजना दुनिया की अपने तरह की अकेली योजना है जो महिलाओं को सशक्त बनाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक जनसभा से फिर से ये बात दोहराई और कहा कि अपने आप में ये अनोखी योजना है। मुख्यमंत्री चौहान लाडली बहन योजना की अवधारणा बताते हुए भावुक हो गए और उन्होंने अपने स्नेह तथा संबंधों को फूलों का, तारों का, सबका कहना है, लाखों हजारों में मेरी बहना है गीत गाकर व्यक्त किया। और जमीनी स्तर पर अपने प्रयासों से सामाजिक बदलाव ला रहे देश के सामान्य जन जिन्हें पद्म पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, ऐसे विशेष लोगों के बारे में हम और आप कम ही जानते हैं। इनके जीवन संघर्षों को देशवासियों तक पहुंचाने के लिए डीडी न्यूज ने शुरू की है विशेष श्रृंखला हमारे पद्म। आज हम आपको बता रहे हैं केरल के वायनाड के किसान चेरुवयल रमन के बारे में, जो करीब 2 दशक से धान की देसी किस्मों को संरक्षित कर रहे हैं। चेरुवयल अभी तक 50 देसी किस्मों को संरक्षित कर चुके हैं और इनके इस सराहनीय कार्य के लिए विट्टचन यानी कि इनको फादर ऑफ सीड भी कहा जाता है। ये जो आप मेरे हाथ में धान की उन्नत किस्म देख रहे हैं, ये अपने आप में कई प्रकार के जेनेटिकली इंप्रूव्ड किस्म होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो इसकी देसी मूल किस्म थी उसमें कई प्रकार के बदलाव किए गए, उसके बाद में इस तरह की धान की किस्में बनाई जाती हैं। खेती हिंदुस्तान में या कहा जाए दुनिया में आज इसी प्रकार से ज़्यादातर होती है, जिसमें उन्नत किस्म के बीज बनाए जाते हैं। लेकिन इसका खामियाजा भी एक होता है, वो ये कि हम इसकी देसी किस्में खो देते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के तमाम ऐसे अन्नदाता हैं, धरती पुत्र हैं, जो हमारी देसी किस्मों के संरक्षण के लिए दशकों से, लंबे समय से काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक किसान है केरल के सी रमन, जिन्होंने धान की दर्जनों देसी किस्मों के संरक्षण पर काम किया और सरकार ने उनके इस काम के लिए उनको दिया है पद्म सम्मान। हमारे खाद्यान्न में धान महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हालांकि आधुनिक तकनीक के साथ जेनेटिकली इम्प्रूव्ड और हाइब्रिड चावल की किस्मों का प्रयोग जोर पकड़ रहा है, लेकिन आज भी प्राकृतिक और अधिक गुण वाली देसी किस्मों के चावल का मुकाबला नहीं है। केरल के वायनाड के कुर्चिया समुदाय के चावल की खेती करने वाले 72 वर्षीय किसान चेरुवयल रमन करीब 2 दशक से धान की देसी किस्मों को संरक्षित कर रहे हैं। वे 50 से अधिक ऐसी देसी किस्में संरक्षित कर चुके हैं जो लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी और इसीलिए कहलाते हैं चिट्टचन यानी फादर ऑफ सीड्स। ഏകദേശം 10-48 വർഷമായി രാസവളം കീടനാശിനിയുടെ പാടത്തും പറമ്പിലിടുന്നില്ല। लगभग 48 वर्षों तक मेरे खेतों में कीटनाशक या रासायनिक उर्वरक नहीं डाले गए हैं। इसलिए मेरे खेतों में मछलियां, केकड़े और सांपों का पारिस्थितिकी तंत्र फलता फूलता है। मैं एक हिस्से में विभिन्न प्रकार के बीजों की खेती करता हूँ। मैं इसे आधा किलो या 1 किलो के रूप में किसानों के साथ साझा करता हूँ। मैं इसके लिए पैसे नहीं लेता और इनके लिए किसान केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों से आते हैं। मेरे चाचा थलक्कल चंतु कुरुच्ची नायक इस भूमि की स्वतंत्रता के लिए पजहस्सी राजा के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। मैं भी अपने परदादा की परंपरा के अनुसार अपने जीवन को जहर और मिट्टी के क्षरण से बचाने के लिए संघर्ष के रूप में मानता हूँ। मेरा संदेश दुनिया भर में पहुंच रहा है। मेरा मानना है कि हर भारतीय को इसमें गर्व होना चाहिए। इसलिए चुनौतियों के बावजूद मैंने अपने मिशन में आगे बढ़ने का फैसला किया है। वायनाड की 55 स्वदेशी धान की नस्लों की बुवाई और संरक्षण कर रहा हूं। उन्हें विविध फसल चक्र मिले हैं।
അത് ഏതാണ്ട് ഒരു 55ഓളം നെൽവിത്തുകൾ ഞാൻ കൃഷി സംരക്ഷിക്കുന്നു. 10 साल की उम्र से ही खेती से जुड़े चेरुवेल रमन धान की खेती पूरी तरह पारंपरिक और पर्यावरण के अनुकूल रसायन रहित विधि से ही करते हैं. उन्होंने जिन देसी स्थानीय किस्मों का संरक्षण किया उनमें चिन्नेलू, थोडी, वेलियान, कल्लादियारन, मन्नू वेलियन, चेम्बक्कम, चन्नल थोडी, चेट्टू वेलियन, पल वेलियन और कनाली वायनाड जैसी किस्में खासी प्रचलित हैं. अपने इस काम के लिए चेरुवेल को देश विदेश में भी विशेष पहचान मिली है और उन्होंने कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी अपने नाम किए हैं. केरला के एक किसान चेरुवेल जी को जो पद्मश्री के लिए चयनित हुए हैं, वे चावल की पुरानी किस्मों की खेती कर रहे हैं और साथ में प्राकृतिक रूप से इस खेती को कर रहे हैं. आप देख रहे हैं कि हमारे देश में रासायनिक का पूरा जोर है. जो खेती हो रही है उसमें रासायनिक का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, साथ में कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग भी हो रहा है, जिससे हमारे खाद्यान्न में रसायन का अंश आ रहा है, जिससे लोग भी बीमार हो रहे हैं क्योंकि जो उत्पादन है वो स्वास्थ्यवर्धक नहीं है. हमारे किसान चेरुवेल जी ने इसको सुधारा है, प्राकृतिक रूप से ये चावल की खेती की है, तो इसके लिए सरकार ने उनको पद्मश्री के लिए चयनित किया है. सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि भारत के एक ऐसे किसान को आपने चयनित किया है. धान की खेती 1500 से 800 ईसा पूर्व से होती आ रही है. यजुर्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है. भारत में दुनिया का सबसे बड़ा धान उत्पादन होता है और ये दुनिया में चावल का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश है. और देश में धान की देसी किस्मों को संरक्षित कर चेरुवेल रमन ने किया है बेहतरीन कार्य. धान की खेती करने वाले किसान चेरुवेल के रमन को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई. और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव. इन दिनों खरीफ विपणन सत्र 2022-23 के लिए खरीफ धान की सरकारी खरीद चल रही है. अब तक धान की खरीद से करीब 1 करोड़ से अधिक किसानों को सीधा लाभ पहुंचा है. अब तक लगभग 713 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है, जिससे 1,46,960 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान सीधे किसानों के खाते में भेजा जा चुका है. देश भर में धान की सरकारी खरीद अच्छे से हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं. वहीं किसानों से खरीदे गए धान के बदले चावल की आपूर्ति भी जारी है. 713 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद के बदले 1 मार्च 2023 तक केंद्रीय पूल में लगभग 246 लाख मीट्रिक टन चावल प्राप्त किया गया है. देश में धान की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय पूल में वर्तमान समय में चावल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है. वर्तमान खरीफ विपणन सत्र 2022-23 की खरीफ फसल के लिए 766 लाख मीट्रिक टन धान से 514 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद का अनुमान लगाया गया है. वर्तमान समय में खरीफ विपणन सत्र 2022-23 की रबी फसल के लिए लगभग 158 लाख मीट्रिक टन धान से 106 लाख मीट्रिक टन चावल की मात्रा की खरीद का अनुमान लगाया गया है. रबी फसल को शामिल करने के साथ ही ये उम्मीद की जाती है कि पूरे खरीफ विपणन सत्र 2022-23 के दौरान लगभग 900 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा सकती है. फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धान की आवक सामान्य बनी हुई है. भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की कोटा मंडी में 8 अप्रैल को धान का भाव रहा 4,100 रुपए. 10 अप्रैल को उसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,000 रुपए पर आ गया. उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे. यहाँ 8 और 10 अप्रैल को धान 1,850 रुपए पर बिकी. राज्य की ही सुल्तानपुर मंडी में सामान्य धान के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ. 8 अप्रैल को यहाँ धान का भाव था 1,845 रुपए. 10 अप्रैल को उसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 1,855 रुपए पर हुए. उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में धान के भाव की बात करें तो सप्ताह के पहले दिन सोमवार को फतेहपुर मंडी में सामान्य धान का भाव रहा 2,050 रुपए. उत्तरोला मंडी में भाव रहा 2,250 रुपए, जबकि राज्य की ही माधोगंज मंडी में इस दौरान धान के सौदे 1,940 रुपए पर हुए. और मंडी भाव के बाद आइए अब देखते हैं कुछ और खबर खास खबर में.
कांग्रेस में नेताओं की आपसी फूट एक बार फिर सुर्खियों में है। राजस्थान के कद्दावर नेता सचिन पायलट अपनी ही पार्टी के खिलाफ जयपुर के शहीद स्मारक पर अनशन पर हैं। अनशन को लेकर सचिन पायलट का कहना है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के समकक्ष पेश हुए और इससे पहले उनकी बहन और राज्यसभा सदस्य मीसा भारती से ईडी के अफसर पूछताछ कर चुके हैं। असम के नलबाड़ी स्थित रामपुर में एक बाजार में भीषण आग लगने से लगभग 7-8 व्यापारिक प्रतिष्ठान और दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। आग इतनी विकराल थी कि आसपास की दुकानें आग की चपेट में आ गई। आग से किसी के हताहत की कोई सूचना नहीं है। पीएम गति शक्ति पर 5वीं क्षेत्रीय कार्यशाला वाराणसी में शुरू। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सहित 6 राज्य कार्यशाला में शामिल और अब तक 4 क्षेत्रीय कार्यशालाएं की जा चुकी हैं। भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच कोप इंडिया 23 युद्ध अभ्यास शुरू। 11 दिन तक चलने वाला यह अभ्यास पानागढ़, कलाई कुंडा और आगरा वायुसेना स्टेशनों पर आयोजित किया जा रहा है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आईआईटी बॉम्बे के साथ हाथ मिलाया है ताकि लोगों द्वारा कभी भी कहीं भी आसान उपयोग के लिए एक मजबूत टचेबल बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम विकसित किया जा सके। और बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती आयोग के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। कोविड संक्रमण से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए किए जा रहे 2 दिवसीय देशव्यापी मॉक ड्रिल का अंतिम दिन। देश भर के चुनिंदा अस्पतालों में कोविड-19 के रोकथाम और प्रबंधन के लिए उपलब्ध संसाधनों की तैयारियों का आकलन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में मॉक ड्रिल का जायजा लिया और स्वास्थ्य कर्मियों से बात भी की। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 के रोकथाम और प्रबंधन के लिए उपलब्ध संसाधनों जैसे कि दवा, आईसीयू बेड और मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता का आकलन किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,676 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,761 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.73% हो गया है। और देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220.66 करोड़ से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 358 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।